हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एफ वाई बीकॉम फर्स्ट ईयर बीकॉम के सेमेस्टर नंबर 2 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सेशन में। यस दोस्तों, हम आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है, इसमें चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। सो चैरिटेबल ट्रस्ट का फाइनल अकाउंट्स हम इसमें देखने वाले हैं, जिसका एक दूसरा नाम ये भी है, फाइनल अकाउंट्स और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, मतलब ऐसे कंसर्न, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते। तो आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 के आपको याद दिला दूं दोस्तों, लेक्चर नंबर 1 में हमने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं देखा, सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट देखा। पहले तो हमने ये समझ लिया कि एग्जैक्टली चैरिटेबल ट्रस्ट होता क्या है। तो कोई भी स्पोर्ट्स क्लब हो, कोई रिलीजन हो, कोई टेंपल हो, कोई गुरुद्वारा हो, कोई मस्जिद हो, कोई चर्च हो, ये सब हो गई है। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई हॉस्पिटल्स, मतलब जो प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते। हर हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब दुनिया में जितने हॉस्पिटल्स या स्कूल कॉलेज दिख रहे हैं वो सब चैरिटेबल, ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन लेकिन जो स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स इस इंटेंशन से बने हैं कि हमें प्रॉफिट नहीं कमाना है, वी हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सोसाइटी, सोसाइटी को अफोर्डेबल प्राइस पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस देने के लिए जो बने हैं, ये होते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके, तो चैरिटेबल ट्रस्ट प्रॉफिट कमाना तो नहीं चाहते, लेकिन 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 हमें इनका फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना जरूरी है। और फाइनल अकाउंट्स में तीन चीजें आती है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देख लिया। एक है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। ये हमने देख तो लिया, सुन तो लिया, लेकिन अब डिटेल में घुसेंगे, डिटेल में देखेंगे। सो आज के सेशन में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले। इवन आज भी थ्योरी है दोस्तों। आज का सेशन पूरा एंड तक देखते रहो, इसकी नोट्स भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखोगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल में भी अगर आप ज्वाइन हो जाओगे, विल गेट द नोट्स। तो आपको नोट्स मिल जाएगी इसी टॉपिक की, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, पीपीटी। यस, ये पीपीटी का जो प्रेजेंटेशन है, ये आपको एज इट इज मिल जाएगा। दोस्तों, लिखने की चिंता मत करिए, बट मेक श्योर कि लेक्चर के लास्ट मिनट तक, लास्ट मोमेंट तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, लास्ट मोमेंट तक। और 100% आज का जो सेशन है वो समझ के ही जाना है। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर राइटिंग नहीं रहा और ऑनलाइन अगर देख रहे हैं, तो ये सिंसेरिटी कम हो जाती है। लेकिन ये सिंसेरिटी मेंटेन रखना आपके हाथ में है, और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप बिना हिले डुले पूरा 1 आवर का सेशन अटेंड करोगे, और ये थ्योरी ऐसे अच्छे से समझ लोगे, सो दैट लेक्चर नंबर 3 जो है नेक्स्ट आने वाला, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा इजी हो जाएगा अगर आज का थ्योरी आपको क्लियरली समझ। ठीक है, आज का थ्योरी करते हैं स्टार्ट, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट्स एंजॉय द म्यूजिक फॉर फ्यू सेकंड्स। यस दोस्तों, सो लेट्स सी टुडेस सेशन, अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। सर ये तो हम देख चुके। यस दोस्तों, मैं आपको जस्ट दिख रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर नंबर 1 जो था, हमने यहाँ पे एंड किया इफेक्ट ऑफ। हमने ये देख लिया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा कुछ होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट वगैरह अगर हमने लिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और डे टू डे लाइफ का जो एक्सपेंस होता है, डे टू डे लाइफ का खर्चा, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो लेट्स सी, अब देखते हैं हम नेक्स्ट, मतलब आज का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट, तो इसके दो साइड होते हैं, एक रिसीट, और रिसीट में दो टाइप के रिसीट। फर्स्ट रिसिप्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट। दोस्तों, अगर हमें रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाए तो ये हमारा इनकम है, इसलिए हम वो लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, तभी इनकम साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट में एक्सपेंस होता है और क्रेडिट में इनकम, तो क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक, तो रिसिप्ट का सेकंड जो टाइप है, जो है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट अगर हमें मिला, वो हमारी होती है लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रेजेंट किया। ठीक, ये हो गई रिसीट्स की बात। अब करते हैं हम पेमेंट की बात। तो पेमेंट साइड में भी दो टाइप के आएंगे ऑफ कोर्स। फर्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे लाइफ का नॉर्मल एक्सपेंस।
अगर ऐसा रहा तो ये हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में, दैट इज डेबिट साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा जो एक्सपेंडिचर है जिसका नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा तो ये हम लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हमने कोई एसेट एक्वायर किया, ठीक है। तो ये सब रिसीट्स एंड पेमेंट के आइटम ऐसे हम ट्रांसफर करेंगे। मतलब क्या, अगर एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में हमें अगर रिसीट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी अगर दिया हुआ है, तो रिसीट्स के आइटम रेवेन्यू रिसीट रहा इनकम में आएगा, कैपिटल रिसीट रहा तो लायबिलिटी में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर रहा तो एक्सपेंडिचर में आएगा डेबिट साइड में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड, ठीक है। ये सब तो हो गई रिसीट्स एंड अकाउंट। अब हम डिटेल में चिन चिन के देखते हैं एक एक चीज को। तो अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के कुछ फीचर से पहले उसको जान लेते हैं। उसका फर्स्ट फीचर देखो रिसीट्स एंड पेमेंट का, स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। यस दोस्तों, रिसीट्स एंड पेमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है, स्टार्ट जिससे होता है वो होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नॉर्मली डेबिट में होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो डेबिट में अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन रहा मतलब अपने पास वो कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस है, और अगर क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस दिया है रिसीट्स एंड पेमेंट के तो समझ लो नेगेटिव बैलेंस है अपनी लायबिलिटी मतलब कि बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज डेबिटेड विद द सम्स रिसीव्ड। अगर हमें सम्स मतलब अमाउंट किसी से मिला है तो रिसीट्स एंड पेमेंट के डेबिट में लिखा जाता है, और अगर हमने किसी को पेमेंट किया वो रिसीट्स एंड पेमेंट के क्रेडिट में, क्रेडिट द पेमेंट साइड, ओके। नाउ इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट। रिसीट्स एंड पेमेंट में सबके सब रिसीट पेमेंट आते हैं, फिर वो रेवेन्यू रिसीट हो या कैपिटल रिसीट, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो रिसीट जो है वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, करंट ईयर से हो या फ्यूचर ईयर से रिलेटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा आया तो रिसीट में, पैसा गया तो पेमेंट में, सिंपल, ओके। इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम। याद रखना, नॉन कैश जो आइटम्स होते हैं जैसे डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन मतलब क्या, एसेट का वैल्यू कम होना। एसेट का वैल्यू कम होता है, कैश थोड़ी ना जा रही है। अगर मैंने 10 लाख में प्लांट या मशीनरी खरीदा था, आज 2 साल से यूज कर रहा हूं उसको, उसकी वैल्यू अगर आज 8 लाख रुपीस है, 2 लाख रुपीस वैल्यू रिड्यूस हो गई, इसका मतलब 2 लाख रुपीस मैंने किसी को कैश थोड़ी दिया, तो कैश नहीं जा रहा है ना, इसलिए ये नॉन कैश आइटम है, ना आ रहा है ना जा रहा है कैश, नाउ ये नॉन कैश आइटम है। जैसे बैड डेट्स मतलब कस्टमर ने पैसे डुबा दिए, तो उसने पैसे ऑलरेडी मतलब मैंने उसको गुड्स वगैरह दिए हो गए, उसने पैसे डुबा दिए, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इसमें कैश जा भी नहीं रहा और आ भी नहीं रहा, ओके। तो ये भी नॉन कैश आइटम ही है, बिकॉज इट इज नॉन कैश आइटम, तो ये रिसीट एंड पेमेंट में नहीं है। नेक्स्ट, इट एंड्स विद, और ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है इसका एंड किसके साथ होता है, एंड्स विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट। और क्लोजिंग बैलेंस का याद रख लो, अगर रिसीट्स एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड में हम रिसीट्स एंड पेमेंट देखने वाले जल्दी, क्रेडिट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आया तो समझ लो पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब हमारे पास कैश है या फिर बैंक में पैसा है। लेकिन अगर डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस आ जाए समझ जाओ ये नेगेटिव बैलेंस है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक। तो ये एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का जैसे ही एकदम कैश बुक जैसा ही है, सिंपल, कैश आया तो डेबिट में, गया तो क्रेडिट में। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर रहा मतलब उधारी वाला, वो रिसीट्स एंड पेमेंट में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। ये है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये तो देख लिया हमने इसकी गुण। अगर लड़की देखने जाए तो एंट्री की और तुरंत लड़की सामने आई, ऐसा तो नहीं होता। पहले तो बड़े बड़े लोग बैठते हैं ना डिस्कशन करने, चाय पानी नाश्ता हुआ, फिर जाके बातें होती है, हमारी लड़की ऐसी है, हमारी लड़की वैसी है, हमारी लड़की ने एजुकेशन किया, दिखने में सुंदर है, उसकी हाइट इतनी है, सब कुछ ठीक है यार, सब कुछ ठीक है, फीचर्स तो हमने सुन लिए, लेकिन जब तक फोटो नहीं दिखते या फिर जब तक सामने लड़की नहीं दिखते तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होने वाला, राइट। अरे भाई ये सबका है, मतलब मेरी तो शादी हो चुकी है, बट आई एम जस्ट सेइंग द जनरल थिंग्स। बायोडाटा आने के बाद बाकी सब पढ़ लिया, लेकिन अगला सवाल यही होता है, फोटो में तो आया है क्या, कुछ फोटो दिखाओ यार, फोटो दिखाओ तो सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो एग्जैक्टली रिसीट्स एंड पेमेंट का भी सेम हो रहा है, यहाँ पे हमने उसके गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स जो भी है ये जान लिए, लेकिन फोटो अगर दिख जाए तो बात और सुंदर हो जाएगी। तो रिसीट्स एंड पेमेंट का आपको फोटो दिखा देता हूँ सामने, ये रहा फोटो है, यस। देख लीजिए कैसी दिखती है, मतलब कुछ ये नहीं है मेल फीमेल रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मैं जस्ट एग्जांपल लेने के लिए बोल रहा हूँ। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट देख लो कैसा है। सो
डेबिट साइड पे रिसीट, क्रेडिट साइड में पेमेंट। इट इज प्रिंटिंग मिस्टेक बाय बुक, वहां पे पेमेंट चाहिए था, रिसीट अमाउंट रुपीज, पेमेंट अमाउंट रुपीज। अमाउंट रुपीज के दो कॉलम होते हैं दोनों साइड में, इनर और आउटर। अब देख लो रिसीट साइड में, रिसीट साइड में फर्स्ट आइटम क्या है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन है ना। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन अगर है मतलब वहां पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो पॉजिटिव बैलेंस है एंड कैश एट बैंक। उसके बाद सब्सक्रिप्शन मिला है, सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस। अब डेबिट साइड में देखो आपकी नजर डेबिट में होनी चाहिए, तो एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगसीज, जो अलग अलग नाम दिए हुए हैं। यस, चलो आप वहां पे नहीं देख रहे थे, मैं डेबिट साइड को इधर लेके आ गया। लीगसी से मतलब लीगसी से पैसे मिले हैं, तो मतलब क्या है मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लीगसी क्या होता है, एडमिशन, या फिर गवर्नमेंट ग्रांट मिला, हमें डोनेशन मिला, क्योंकि हम चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी हमें डोनेशन देती है, ठीक है, ग्रांट भी देती है, प्राइज फंड मिला, डिविडेंड मिला, या फिर रेंट वगैरह मिला, और या फिर कुछ इनकम हुआ, तो ये सब क्या है, पैसा आ रहा है, तो रिसीट्स का। जब हम बात करेंगे पेमेंट साइड की, मतलब पैसा जा रहा है, तो पैसा कैसे जाएगा देखते हैं, कब कौन सी सिचुएशन में पैसा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जांपल, सैलरीज हमने पे किया, या फिर रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा होगा, जनरल एक्सपेंस होगा, इंटरेस्ट वगैरह पे किया है हमने, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ट्यूशन, ऑडिट फीस है, सॉरी ऑडिट फीस, टूर्नामेंट का खर्चा किया हमने, इंश्योरेंस, टेलीफोन, एफडी, बुक्स है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, रिपेयर्स है, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नाम रहेंगे, नाम रट्टा करने की जरूरत नहीं है, बस इतने से हमें ये समझ रहा है कि ये पैसे जा रहे हैं अलग अलग नाम से। और एंड में देख लो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, बाय बैलेंस कैरी डाउन किया है एंड कैश एट बैंक, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ओके, क्लोजिंग बैलेंस है। और मैंने आपको ये भी बोला अगर डेबिट में क्लोजिंग बैलेंस आता है, ये देखो बैलेंस कैरी डाउन, मतलब क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब नेगेटिव बैलेंस, तभी लोन, मतलब हमें पे करना है पैसा, बैंक से हमने करंट अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसे निकाल के लाए। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे, इनकम एंड, यस दोस्तों, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स देखते हैं। इट इज डेबिटेड विद एक्सपेंसेस एंड लॉस। पहली बात तो ये समझ लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से टाइप का अकाउंट है, सर नाम में ही है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर बोले तो नॉमिनल अकाउंट है। यस, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल करना है दोस्तों, इट इज डेबिटेड विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिटेड विद इनकम्स एंड गेन्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज इनकम, एक्सपेंस एंड लॉसेस व्हिच आर ऑफ रेवेन्यू नेचर। देखो उन्होंने क्या बोल दिया, यहाँ पे सिर्फ ऐसे इनकम, एक्सपेंस या लॉस रिकॉर्ड किए जाते हैं जो रेवेन्यू नेचर के। सर कैपिटल का रहा तो, अरे ढूंढ लो, हमने टॉपिक के स्टार्टिंग में तो देखा ना, कैपिटल रिसीट हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों बैलेंस शीट में जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आते। ओके, रेवेन्यू रिसीट्स रहा या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा, वो सिर्फ वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। आपको झूठ लगता है कि यार देखो सामने लेके आया मैं, भरोसा ही नहीं आपको, साला मेरे पे डाउट लेते। देखो देखो देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर का लिखा है ना बैलेंस शीट में। ओके, भरोसा करा कर लो यार मेरे पे, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। ये देख लो कैपिटल रिसीट है, कहाँ पे लिखा है, बैलेंस शीट में, लेकिन रेवेन्यू रिसीट की बात है तो मैंने लिखा है ना, कब में लिखेंगे, ठीक, कब में लिखा है हमने, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो जब रेवेन्यू आइटम होगा, एक्सपेंस हो या इनकम हो, जब रेवेन्यू आइटम होगा तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट, इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस व्हिच रिलेट टू करंट अकाउंट। बिग इंपॉर्टेंट चीज, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हुए हम ये नहीं देखते कि रिसीट कब की है। मतलब सिंपल एग्जांपल कर दूं, सपोज मेरा हाई स्कूल है, चैरिटेबल ट्रस्ट वाला, नॉट फॉर प्रॉफिट वाला स्कूल है, हाई स्कूल, और मुझे लास्ट ईयर की कोई स्टूडेंट है जिसकी 25 साल की फीस थी, इस साल मिली है, इस साल पैसे मिले हैं, तो रिसीट्स एंड पेमेंट में कब लिखेंगे, इसी साल। क्यों, अरे रिसीट्स एंड पेमेंट का क्लियर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो पास्ट ईयर का है, करंट ईयर का है, फ्यूचर ईयर का है, कोई नहीं, पैसा आया तो रिसीट में, पैसा गया तो पेमेंट में। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर वो इनकम करंट ईयर का है तो ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, अगर वो पिछले साल का इनकम इस साल मिला है वो इनकम में से लेस कर देंगे, इस साल के इनकम में नहीं दिखाएंगे मेरे भाई, वो तो पिछले साल का इनकम। इट रिकॉर्ड्स, इट रिकॉर्ड्स नॉन कैश आइटम,
रिसीट्स एंड पेमेंट में नहीं था, लेकिन यहाँ पे नॉन कैश आइटम जो है, जैसे कि हमने एग्जांपल भी देखा, डिप्रिसिएशन हो या बैड डेट्स हो, ये आइटम हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, लिखा जाता है. इट्स बैलेंस एट द एंड ऑफ विच रिप्रेजेंट आइदर नेट सरप्लस और नेट डेफिसिट. ओके, क्या दिया हुआ है? इट्स बैलेंस एट द एंड. ये जो एंड में बैलेंस आएगा ना, मतलब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद, तो इसमें से हमें समझेगा कि बिजनेस में इधर नेट सरप्लस रहेगा या फिर नेट डेफिसिट. सरप्लस कब रहेगा? इफ क्रेडिट साइड, इफ क्रेडिट साइड इज एक्सीड्स. अगर इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में, ऑफ कोर्स ये सरप्लस है. और एग्जैक्टली अपोजिट, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट कंपैरिजन में, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, ये डेफिसिट. ठीक है. एट द एंड सरप्लस हो या डेफिसिट हो, वो ट्रांसफर तो एक ही जगह पे होगा, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड. ओके, अगर सरप्लस रहा तो उसकी वजह से कैपिटल फंड बढ़ता है, तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे. और अगर नेट डेफिसिट होगा, फिर से कैपिटल फंड रिड्यूस होता है, इसलिए लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में से लेस करेंगे. इट इज नॉमिनल अकाउंट. स्टार्टिंग में बताया कि ये नॉमिनल अकाउंट है. तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. याद रखना, रिसीट्स एंड पेमेंट नॉर्मली हमें क्वेश्चन क्या रहेगा, और उसका यूज करके हम रिसीट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है, सेम वैसा ही है. ठीक है. और ऐसे ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, इससे कुछ रिजल्ट निकलता है, नेट सरप्लस या डेफिसिट जो भी है, लेकिन रिजल्ट आता है, हमें समझता है साल भर हमने चैरिटेबल ट्रस्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन रन किया, इससे क्या हुआ, सरप्लस या. ठीक है. अरे सर, ये तो सेम बात हो गई. आपने बोला लड़की के गुण दिखाओ, अब तो लड़के के गुण दिखा दिए. लड़का ऐसा, हमारा लड़का ऐसा है, हमारा लड़का वैसा है, एजुकेटेड है भाई, एकदम स्किल है, हैंडसम है, दिखने में सब कुछ ठीक है. फोटो तो दिखाओ लड़के का. अगर मुख दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा. यस दोस्तों, तो मुख दर्शन करते हैं. लेट्स सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा होता है. ऐसा कुछ याद मत रखना ये लड़का है ये लड़की है, मैंने जस्ट आपको समझने के लिए बताया है. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड आप देख सकते हो एक्सपेंडिचर है, और क्रेडिट में इनकम, और डेबिट साइड में देखो एक्सपेंडिचर. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने सैलरी पेड किया, या फिर वेजेस है, प्रिंटिंग का एक्सपेंस है, या फिर रेंट पे किया, इंटरेस्ट है, कन्वेंस है, ऑफिस का खर्चा, ऑडिट फीस, मेडिसिन, टेलीफोन एंड सो ऑन, सब एक्सपेंसेस है. और हाँ, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, रेवेन्यू आइटम इसी बीच में आते हैं ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए हमने डेबिट में लिख दिया. ठीक है. इसी के साथ साथ हम बात करते हैं इनकम. यस दोस्तों, इनकम तो ऑब्वियसली पैसा मिला होगा, तुम हुआ है, और ये रेवेन्यू रिसिप्ट है. अगर कैपिटल रिसिप्ट होता तो यस एब्सोल्युटली राइट, हम लिखते बैलेंस शीट के लायबिलिटी से. ठीक है. तो क्योंकि ये इनकम है, ये इनकम है, हम रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसलिए इनकम में लिख रहे हैं. सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, या फिर रेंट रिसीव है, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, ग्राउंड का रेंट मिला, या फिर सेंट्री रिसिप्ट, एंट्रेंस फीस, किसी भी नाम से, किसी भी नाम से अगर रेवेन्यू रिसिप्ट हो रहा है तो ये इनकम की कैटेगरी में आएगा. ओके दोस्तों, इसके बाद देखो, दोनों साइड का टोटल लिया जाएगा. ओके, ऑब्वियसली अकाउंट तो क्लोज करना पड़ेगा ना. अगर इन केस क्रेडिट का टोटल बड़ा आता है, मतलब इनकम अगर ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा, जिसको हम नाम देंगे सरप्लस. सरप्लस को देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ इनकम, और इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में, इसलिए ये सरप्लस. अगर इन केस उल्टा हो जाए, उल्टा इन द सेंस, अगर ऐसा हो जाए कि एक्सपेंडिचर की टोटल ज्यादा है, एक्सपेंडिचर की टोटल ज्यादा है, इनकम की कम, तो दोनों साइड में बड़ी वाली टोटल लिख के बैलेंसिंग फिगर तो इनकम में आ जाएगा, क्योंकि इनकम कम है. वैसे सिचुएशन में रहेगा यहाँ पे डेफिसिट, लॉस. मतलब इन शॉर्ट ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम. ठीक है. तो ये है, दिस वाज एवरीथिंग अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर. अब हम बढ़ते हैं आगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को प्रिपेयर कैसे किया. ठीक है. इन केस अगर क्वेश्चन में रिसीट्स एंड पेमेंट दे भी दिया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे. सो लेट्स सी, एक एक स्टेप देखते हैं चुन चुन के. स्टेप नंबर 1 देखो, अ सर्टेन रेवेन्यू इनकम. पहले रेवेन्यू इनकम हमें
फाइंड करना है। तो सर ये रेवेन्यू इनकम कैसे फाइंड किया जाता है, लेट्स सी। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेवेन्यू रिसीट्स देखनी है। करंट ईयर में जो भी रेवेन्यू रिसीट्स है, पहले तो वो ले लो रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट रहा तो डायरेक्ट लायबिलिटी में जाएगा ना, तो उसका कोई संबंध ही नहीं है। हमने पहले देख लिया रेवेन्यू रिसीट्स, उसमें ऐड करो अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है, मतलब करंट ईयर का है इनकम लेकिन अब तक नहीं मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड किया जाए। और एग्जैक्टली अपोजिट, अगर आउटस्टैंडिंग होगा ईयर के स्टार्टिंग में, आउटस्टैंडिंग इनकम है लेकिन ईयर के ओपनिंग में है, बिगिनिंग में, ये लेस करेंगे। नेक्स्ट, अगर एडवांस का पैसा मिल गया, नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी से मिल गया, इस साल का इनकम है ही नहीं यार, वो है ही नहीं इस साल का इनकम, अगर इस साल का इनकम नहीं है तो वहां से लेस कर दिया। देखो यहाँ पे दिया हुआ है वाला एडवांस इनकम एट द एंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के एंड में और कुछ एडवांस में मिला, लेस किया जाता है। एग्जैक्टली अपोजिट, अगर ईयर के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में ही अगर हमें कुछ एडवांस में इनकम मिला तो हम ऐसा सब कुछ प्लस माइनस प्रिपेयर कर फाइंड कर सकते हैं पूरे साल का रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम फॉर द ईयर। यहाँ पे गलती से मैंने एक्सपेंसेस लिख दिया है, वहां पे रेवेन्यू इनकम चाहिए था। रेवेन्यू इनकम फॉर करंट ईयर। ओके, चलो भाई ये तो हो गई इनकम की बात। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 के पास। हमें एक्चुअली प्रिपेयर क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसके लिए स्टेप 1 क्या था, पहले इनकम कैलकुलेट कर लिया। अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 क्या है, अ सर्टेन रेवेन्यू एक्सपेंसेस स्पेंड करना है। ये कैसे करेंगे, अरे ये देखो एक्सपेंडिचर सेम फॉर्मेट है, एकदम सेम, बस इनकम की जगह हो जाएगा एक्सपेंडिचर। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो देख लो रेवेन्यू पेमेंट, साल भर में हमने रेवेन्यू पेमेंट कितना किया है। नेक्स्ट, अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है करंट ईयर एंड में, मतलब करंट ईयर का है लेकिन पे करना बाकी है, ठीक है ना भाई, पे करना बाकी है, कोई दिक्कत नहीं। तो करंट ईयर का, तो करंट ईयर का अगर है तो वो एक्सपेंस में ऐड करें। अगर एडवांस में या फिर मतलब आउटस्टैंडिंग एंड में अगर रहा, आउट ईयर के एंड में अगर आउटस्टैंडिंग रहा, ऐड किया जाता है। ईयर के स्टार्टिंग में, ईयर के बिगिनिंग में अगर आउटस्टैंडिंग रहा तो लेस किया जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के स्टार्टिंग में जो आउटस्टैंडिंग है वो लेस करें। ओके, नेक्स्ट, अगर हमने एडवांस में पेड कर दिया, जिसे हम प्री पेड बोलते हैं, तो ईयर के एंड में अगर कुछ प्रीपेड रहा, ईयर के एंड में अगर कुछ प्रीपेड रहा तो ये हम करंट ईयर से लेस करेंगे। लेकिन ईयर के बिगिनिंग में प्रीपेड एक्सपेंसेस इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर के बिगिनिंग में प्रीपेड रहा तो उसे ऐड करेंगे। सर तो एकदम डर लग रहा है टॉपिक का, क्या ऐड और क्या लेस समझ ही नहीं रहा। अरे दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला ये लेक्चर नंबर 2 है, अगर एक या दो लेक्चर देखने से पूरा टॉपिक समझ जाओगे तो फुल कोर्स क्यों करोगे कोई। देखो YouTube is a platform to give you basic ideas. YouTube is not the platform to educate completely. Okay? पूरा एजुकेट होने के लिए या फिर खुद को समझने के लिए, खुद को असेस करने के लिए, असेसमेंट के लिए, मतलब टेस्ट वगैरह के लिए, इसलिए तो पूरा कोर्स मिलता है ना आपको हमारे चैनल, हमारे एप्लीकेशन में। यस दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है केकेसी एप्लीकेशन का। ओके, या फिर सिंपल आप प्ले स्टोर पे जाके KKCA टाइप करोगे तो भी हमारा ये एप्लीकेशन आ जाएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, फर्स्ट वाला एप्लीकेशन अपना ही रहेगा। तो वहां पे वो KKCA डाउनलोड करने के बाद उसमें स्टोर सेक्शन है, वहां पे आपको ये फुल कोर्स मिलेगा, फुल कोर्स। अगर आप बोलोगे कि ये लेक्चर देख लिया पूरा टॉपिक समझ गया, ऐसा तो नहीं होने वाला है। ठीक, लेकिन यस ये आइडिया, ये तो पक्की बात है, अगर आप ये एटलीस्ट यूट्यूब लेक्चर्स देखोगे बेसिक आइडिया तो आ जाएगा, पास तो हो ही जाओगे यार, पास तो हो ही जाओगे। लेकिन सिर्फ पास होना अगर टारगेट आपका नहीं है, अगर आप स्कोर करना चाहते हो अच्छा, शुड बाय फुल कोर्स, यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा कोर्स डिटेल में समझेगा। अभी ये चीजों का आपका कंफ्यूजन हो रहा है, कोई टेंशन मतलब, कंफ्यूजन स्टार्टिंग में होता ही है, जायज है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक, कंफ्यूजन जल्दी ही क्लियर होगा, जैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, तो कंफ्यूजन स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगे। ठीक,
ये था सेकंड स्टेप का सर्टन रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब देखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर का स्टेप नंबर 3। थर्ड स्टेप क्या है? अ सर्टन नॉन कैश एक्सपेंस। देखो पहले इनकम फाइंड कर लिया, फिर एक्सपेंसेस, अब नॉन कैश एक्सपेंसेस। लेट्स सी नॉन कैश एक्सपेंसेस में जैसे कि हमने देखा दो नाम में, तो डिप्रिसिएशन और दूसरा बैड डेट्स। So we have to ascertain non-cash expense। जो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है ऑफ कोर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि वो एक्सपेंडिचर है। ठीक है, क्या हो गया स्टेप 3। अब हम बढ़ते आगे स्टेप नंबर 4 की ओर, जो है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग एक्टिविटीज पे प्रॉफिट या लॉस। सर लेकिन आपने तो बोला था ये ट्रेड नहीं करते, इसलिए तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है। सर आपने कल के लेक्चर में बोला ये ट्रेड नहीं करते, आज के लेक्चर में बोल रहे हो ट्रेड करते हैं, कल आप तीसरा कुछ बोलोगे। अरे नहीं यार, डोंट वरी, चिल धंडू चिल, इतना कंफ्यूज मत हो। देखते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज का प्रॉफिट कैसे क्या करना है एग्जैक्टली यहाँ पे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटी। शो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन क्रेडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और द अमाउंट ऑफ लॉस डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेपरेटली। देखो इवन इवन ये चैरिटेबल एक्टिविटीज, इवन ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो होते हैं ना, ये भी कभी कभी ट्रेड करते हैं। ठीक है, और इनको भी ऑब्वियसली ट्रेड किया तो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। इन केस ये ट्रेडिंग एक्टिविटी करने के बाद अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो हम लिखेंगे इनकम वाले साइड में। ठीक है, और ट्रेडिंग एक्टिविटी से अगर लॉस हुआ तो डेबिट वाले साइड में, मतलब एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मेरा हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो मेडिसिन तो ऑब्वियसली सेल करेंगे अपन, बराबर ना। हॉस्पिटल है तो उसमें मेडिकल सेक्शन तो होता ही है, अगर बड़ा हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल तो मेडिकल सेक्शन भी है, तो वहां पे लोगों को मेडिसिन सेल किए जाते हैं। वो मेडिसिन सेल की अफोर्डेबल प्राइस पे, क्योंकि हम चैरिटेबल ट्रस्ट में बहुत प्रॉफिट कमा रहा वैसा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट रहेगा माइनर, उस पर भी तो प्रॉफिट हुआ, तो ट्रेड ही हुआ ना ये। हम चैरिटेबल हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में मेडिसिन भी बेच रहे हैं, तो ये ट्रेड हुआ। बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं तो ट्रेड हुआ। इससे प्रॉफिट या लॉस अगर हुआ, तो अगर इनकेस प्रॉफिट रहा तो इनकम साइड में और लॉस रहा तो एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफर किया। दिस इज स्टेप नंबर 4। स्टेप 4। अब लास्ट स्टेप इनकम एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। एट द एंड हमारा इंटेंशन वही था ना, सरप्लस या डेफिसिट फाइंड करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे। लेट्स सी सरप्लस या डेफिसिट, so we have to calculate the difference between the totals of debit side and total of credit side। if total of credit side is more, मतलब इनकम अगर ज्यादा रहा, रिजल्ट क्या आएगा? ऑफ कोर्स नेट सरप्लस। एंड इन केस अगर हमने देखा डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर का टोटल अगर ज्यादा आ रहा है, ऑफ कोर्स इट इज विल बी नेट डेफिसिट। इससे ज्यादा है इनकम के कंपैरिजन में, ये रहेगा नेट डेफिसिट। तो दीज आर द 5 स्टेप्स। आर द 5 स्टेप्स इसका यूज करके हम इनकम मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट का यूज करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स। चलो भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो हो गया, अब बढ़ते हैं इसके आगे। रिसीट्स एंड पेमेंट भी देख लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी देख लिया, अब बैलेंस शीट। थर्ड पार्ट यही है ना, बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट में। सो यस, बैलेंस शीट देखो कैसा है। बैलेंस शीट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयर्ड ऑन द सेम लाइन एज द बैलेंस शीट ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। यस दोस्तों, अगर आप 11th 12th में अगर आप कॉमर्स में होगे, मतलब आपने इसके पहले बैलेंस शीट देखा होगा, सेम बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर करना है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक बिजनेस है प्रॉफिट मेकिंग, दूसरा है नॉन प्रॉफिट मेकिंग चैरिटेबल, तो दोनों का बैलेंस शीट बनाने का तरीका अलग है, फॉर्मेट अलग है? नहीं, इट इज टोटली सेम। टोटली सेम, सिंपल चीज है। बिजनेस के लिए अगर कोई लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में लिखो, अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो एसेट में लिखो, तो वो प्रिंसिपल्स सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सेस ऑफ एसेट, अगर एसेट ज्यादा है, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी, लायबिलिटी के कंपैरिजन में एसेट जितने ज्यादा है तो डिफरेंस क्या रहेगा? कैपिटल फंड। ओके, तो कैपिटल फंड रहेगा। नेक्स्ट, इफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईयर के स्टार्टिंग में, तो हम फॉर एग्जांपल ईयर के एंड का बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, हम तो ऑफ कोर्स ईयर के एंड का ही करेंगे, बट इट इज एक्सपेक्टेड ईयर के स्टार्टिंग का कैपिटल फंड दे देना चाहिए। अगर दे दिया तो अच्छी बात, थैंक यू बोल देना। लेकिन लेकिन किंतु परंतु बंधु, कभी कभी ऐसा भी होता है कि
ओपनिंग वाला कैपिटल फंड दिया ही नहीं जाता। ईयर के स्टार्टिंग में मतलब ओपनिंग में कैपिटल फंड कितना था एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, ऐसे सिचुएशन में हमें ओपनिंग का भी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा सेम एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, एक एक चीज नहीं समझ लिया, आप नए नए वर्ड डाले जा रहे हो, हमारे भावनाओं के साथ खेले जा रहे हो, क्या चल रहा है सर अरे दोस्तों डोंट वरी, डोंट चिल, डोंट चिल, मैं आपको बता रहा हूँ बैलेंस शीट में आपको जस्ट दिखाऊंगा कैसे दिखता है, लेकिन साथ में याद रखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट एज गुड एज सेम ही है, बट इतना ही है बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली टैली होती है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो होता है उसमें एक बैलेंसिंग फिगर निकलता है, वो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर ओपनिंग वाला मतलब ईयर के स्टार्टिंग का कैपिटल नहीं दिया है तो सब एसेट्स लिख देंगे, सब लायबिलिटीज लिख देंगे, टैली करेंगे तो लायबिलिटी साइड में कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा जो रहेगा कैपिटल फंड। इस तरीके से कैपिटल फंड फाइंड कर सकते हैं। चलो अगर कैपिटल फंड मिल गया ईयर के स्टार्टिंग का तो अब हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। लेट्स सी बैलेंस शीट दिखने में कैसी है, सुंदर है, गोरी है, चिट्टी है, जैसी है आपके सामने है। यस दोस्तों, ये देखो बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड में देखो, पहले लेफ्ट साइड होती है लायबिलिटी साइड, अमाउंट रुपीज के 2 कॉलम, फिर एसेट्स और अमाउंट रुपीज के 2 कॉलम। तो स्टार्ट विद द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में फर्स्ट आइटम हमेशा हमेशा फॉर एवर याद रखना कैपिटल फंड ही रहेगा, फिक्स्ड कैपिटल फंड। ठीक है, कैपिटल फंड के बाद नेक्स्ट अलग अलग फंड दिए, बिल्डिंग फंड, एंडाउमेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, स्पेशल फंड, चैरिटी फंड। अरे यार सर इसका मतलब क्या होता है, नाम में क्या रखा है यार, मतलब में क्या रखा है, काम मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसा फंड विंड आ जाए, नाम के एंड में फंड तो लाइबिलिटी में आएगा। क्या बोला मैंने, एकदम भाई अंदर की बात है, किसी को बताना मत, ये आइडिया अपने में रखना। अगर नाम के एंड में फंड आ जाए तो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये सब फंड। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बोले तो लायबिलिटी ना, मतलब हमें उनको पेमेंट करना है, सो सन्ड्री क्रेडिटर्स। या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक से लिया हुआ शॉर्ट टर्म लोन, अदर लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पे करना बाकी है। ठीक है, या फिर प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम एडवांस में मिल चुका है, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये सब अपनी लायबिलिटी होती है, कैपिटल रिसीट होती है, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा जाता है। और अगर हम बात करें एसेट की, अगर हम बात करें एसेट साइड की, तो एसेट साइड में देखो क्या क्या दिया है, कैश इन हैंड प्रॉपर्टी पे अपने पास कैश इन हैंड है, बैंक में कैश है, फिक्स डिपॉजिट है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ, दौलत शौहरत जो भी चीजें है सब अपनी एसेट है। ठीक है, डेटर्स मतलब उनसे पैसा लेना बाकी है। प्लेग्राउंड मतलब सपोज हम कोई स्पोर्ट्स क्लब वगैरह होंगे, हमारे पास प्लेग्राउंड रहेगा, कुछ इक्विपमेंट होगी, कोई व्हीकल होगी, कोई चीज किसी भी चीज का स्टॉक अगर अपने पास होगा तो ये सब अपने लिए। तो दिस आर ऑल एसेट्स। ये बैलेंस शीट मतलब ऐसे एसेट्स और लायबिलिटीज लिखने के बाद बैलेंस शीट का टोटल ऑटोमेटिकली मैच होना चाहिए। अगर हो गया तो इसे हम बोलेंगे बैलेंस शीट, नहीं हुआ तो ओ शिट, बस उतना ही बोल सकते हैं, दूसरा कुछ ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। Okay, दोस्तों this was final accounts format, it's a payment expenditure balance sheet डिटेल में देख लिया, फीचर्स देख लिए, पोस्टमार्टम करके पूरा एकदम फॉर्मेट भी देख लिया। अब हम कुछ कंसेप्ट्स देखते हैं। यस दोस्तों, फ्यू कंसेप्ट जो पूरे टॉपिक में हमें काम में आएगी। स्टार्ट विद द फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, एंट्रेंस फीस। यस, एंट्रेंस फीस क्या होता है देखिए, एंट्रेंस फीस समटाइम्स टर्म्ड एज एडमिशन फीस, उसको एडमिशन फीस भी बोला जाता है, इज ऑल इनिशियल अमाउंट, सबका ध्यान ऊपर है। यस, so is all initial amount payable at the time of seeking admission by a person who intend to become member of club or association। हमारा जो सोशल क्लब है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसका अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो मेंबर बनते टाइम एंट्रेंस फीस पे करना पड़ता है, एडमिशन फीस पे करना पड़ता है, इनिशियल अमाउंट ये होता है एंट्रेंस फीस, सिंपल। ओके, यस, तो एंट्रेंस फीस में बी अकाउंटेड इन 3 वेज। देखो कैसे होता है ये एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट। फर्स्ट फर्स्ट इट मे बी ट्रीटेड एक्सक्लूसिवली एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अगर आपको सिर्फ बोला ना एंट्रेंस फीस तो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट कर लो, डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में आ जाएगा।
मतलब इनकम है अपना, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में है, बाय ट्रीटिंग इट एज इनकम। दूसरा तरीका, इट मे बी ट्रीटेड एज एक्सक्लूसिवली कैपिटल रिसीट, मतलब हमें एक्चुअली क्वेश्चन में दिया जाता है वैसे एडजस्ट में, ये जो हमें एंट्रेंस फीस वगैरह मिला है इसको कैपिटल रिसीट ट्रीट करिए। अगर ऐसा बोला हुआ है, हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल फंड आइटम होता है ना फर्स्ट, उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि वो कैपिटल रिसीट से, ठीक है, अगर ऐसा दिया कैपिटल फंड मतलब लायबिलिटी में ऐड करेंगे। नेक्स्ट थर्ड वे, थर्ड मतलब तीसरा मेथड क्या है, उसमें एक्जेक्टली क्या ट्रीटमेंट रहेगा, ये देखो, सम पोर्शन ऑफ एंट्रेंस फीस, तब हमें एडजस्टमेंट में ऐसे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल से 30%, उन्होंने बोला हुआ है कि एंट्रेंस फीस जो भी है 30% मे बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू, मतलब एंट्रेंस फीस सपोज 1 लाख रुपया मिला और उन्होंने बोला हुआ है 30% एंट्रेंस फीस रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करिए, तो 30% जो पोर्शन है वो रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और अगर 30 वाला रेवेन्यू रिसिप्ट से तो बचा हुआ 70% क्या है, ऑफ कोर्स कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट से तो वो लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा, तो ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकती है कैपिटल रिसीट एंट्रेंस फीस की, बट नॉर्मली याद रखिएगा सिर्फ अगर एंट्रेंस फीस नाम है बाकी कुछ नहीं दिया है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ एंट्रेंस फीस बोला हुआ है, सिर्फ एंट्री करने की फीस लग रही है, समझ लो कहां पे लिखना है दोस्तों। तो एंट्रेंस फीस हमें इनकम में दिखाना है। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, सब्सक्रिप्शन। यस, सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन का मीनिंग देखिए, ये बहुत स्पेशल आइटम है और ये ऐसा आइटम है जहाँ पे बहुत बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सब्सक्रिप्शन, सो सब्सक्रिप्शन इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, ये बहुत बड़ा सोर्स होता है इनकम का। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, अमाउंट पेड बाय मेंबर ऑफ सच एंटिटी टू मेंटेन देयर मेंबरशिप, अगर मैं किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया तो मेरी मेंबरशिप बनाए रखने के लिए नॉर्मली जो एनुअली पेमेंट किया जाता है वो होता है सब्सक्रिप्शन, नॉर्मली ये हर साल मिलता है, ठीक है, तो मतलब मंथली 6 मंथली एनुअली अलग अलग पैटर्न होता है, बट सब्सक्रिप्शन याद रखना, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन में क्या क्या हो सकता है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में ही मिल गया, अच्छी बात है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिला, इट मे आल्सो हैपन कि नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में ही मिल गया। इन एडिशन टू दिस ऐसा भी हो सकता है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है लेकिन वो अब तक मिला ही नहीं, आउटस्टैंडिंग है, ये सब के साथ हम डील करेंगे और सब्सक्रिप्शन जो दिखाना है हमें, तो वो सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सब्सक्रिप्शन ये हम दिखाएंगे इनकम में, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर उसमें ऐड करेंगे, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, जब करंट ईयर का था लेकिन प्रीवियस ईयर में मिला, और नॉट रिसीव्ड इन करंट ईयर मतलब करंट ईयर का है लेकिन अब तक मिला ही नहीं आउटस्टैंडिंग, वो भी ऐड करेंगे, प्लस माइनस जो भी है सब कुछ करके फिर हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यस, नेक्स्ट इंटरेस्ट फीस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, अब हम बढ़ते हैं लीगेसी की ओर। यस, तो थर्ड कंसेप्ट लीगेसी, ये लीगेसी क्या होता है, यस दोस्तों, लीगेसी इट इज एन अमाउंट और अदर आइटम ऑफ वैल्यू रिसीव्ड फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन अंडर द टर्म्स ऑफ विल, मृत्यू पत्र ज्याला म्हणतो ना आपण, अगर पर्सन जाते जाते मतलब एकदम डेथ बेड पे है कि बड़े बाबा आजोबा बोल सकते ग्रैंडफादर एकदम डेथ बेड पे थे और उन्होंने लिख दिया कि मेरे जाने के बाद मेरी जो भी प्रॉपर्टी है एक ट्रस्ट है, जो भी फॉर एग्जांपल ABC चैरिटेबल ट्रस्ट, इसको पैसे दे दिए जाए, तो वो ऑब्वियसली डेथ के बाद सब किसको मिलेगा, ABC चैरिटेबल ट्रस्ट को, ये क्या है लीगेसी, गिफ्ट विच इज मेड बाय विल, जो विल यहाँ पे विल मतलब इच्छा नहीं, मृत्यु पत्र,
डेथ के टाइम जो लेटर लिखा जाता है कि ये मेरी इच्छा है भाई, इच्छा मरण, मतलब इच्छा के बाद क्या क्या करना है। तो गिफ्ट मेड बाय विल आउट ऑफ जनरल फंड इज डिस्क्राइब एज लीगेसी, इसे बोलते हैं लीगेसी। तो ये जो भी अमाउंट है लीगेसी का अमाउंट, इट इज मेड आउट ऑफ पर्टिकुलर फंड। अगर लीगेसी के लिए पैसा मिला और पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिला है तो ये नॉर्मली लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। लीगेसी दोनों टाइप की हो सकती है, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए या फिर जनरल पर्पस के लिए। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो कैसा होगा। इफ लीगेसी जो मिला है इट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, देन इट शुड बी कैपिटलाइज्ड इन द नेम ऑफ फंड। मतलब अगर किसी ने सपोज विल में 10 लाख रुपए दिए चैरिटेबल ट्रस्ट को, तो ऐसा बोल दिया, उसी विल में ही बोल दिया कि ये 10 लाख रुपए से एक लाइब्रेरी बना लो, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला ना, तो स्पेशल पर्पस लीगेसी हो गया, ये लायबिलिटी में लिखा जाएगा कैपिटल फंड। ओके, अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं है इज डायरेक्टली एडेड टू कैपिटल फंड। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट है लीगेसी है। लीगेसी में हम आई होप आप समझ गए लीगेसी में। किसी के डेथ के बाद अगर कुछ पैसे मिले चैरिटेबल ट्रस्ट को, तो ये हो गई लीगेसी। नेक्स्ट इज लाइफ मेंबरशिप फीस। यस दोस्तों, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? देयर आर फीस रिसीव्ड फॉर एंटायर लाइफ इन लम सम इन वन ओकेजन ओनली फ्रॉम द मेंबर्स इन द कंसर्न। तो वन टाइम लाइफ टाइम पूरी फीस मिली, नाम में ही है ना लाइफ टाइम मेंबरशिप, तो बार बार नहीं मिलेगी, एक ही बार मिलेगी लाइफ में लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस क्योंकि ये लाइफ में एक ही बार मिलती है, इसलिए इसको कैपिटल रिसीट ट्रीट किया जाता है। और कैपिटल रिसीट बोले तो ये लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है लाइफ मेंबरशिप फीस। ओके, यस, लाइफ मेंबरशिप फीस के बाद नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एसेट्स। ओल्ड एसेट डिस्पोज कर दिए। दोस्तों देखो, सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स मतलब सेल करके जो पैसे आए, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड एसेट आर ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। ओके, अगर पुराने एसेट सेल कर दिए, उससे जो पैसे आए तो उसको कैपिटल से ट्रीट किया जाता है, इसलिए वो एसेट में एडजस्ट किया जाता है। ओके, यस, देख सकते हो मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या। सपोज हमने नया मशीन लिया, ठीक है, तो डिप्रिसिएशन वगैरह लगाया, 2-3 साल 4 साल 5 साल यूज किया जो भी है, उसके बाद वो मशीन सेल कर दिया। मशीन सेल करके ऑब्वियसली प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट तो करेंगे ना, प्रॉफिट लॉस तो कैलकुलेट करेंगे मशीन सेल करके, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ओके, so however the profit or loss on sale of asset is shown in income and expenditure। मतलब मान लो 50,000 की कोई एसेट है और 60,000 में सेल कर दिया, तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में मतलब क्रेडिट में दिखाएंगे 10,000, और एसेट में से 50,000 खत्म हो जाएगा, एसेट तो पूरा जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि एसेट तो हमने सेल कर दिया। और अगर 50,000 का एसेट अगर हमने 30,000 में सेल किया तो 20,000 का लॉस हुआ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, तो एक्सपेंडिचर साइड में हम दिखाएंगे कि 20,000 का लॉस हुआ। एसेट तो 50,000 कम होना ही है, एसेट तो खत्म हो जाएगा ना, 50,000 का जीरो हो जाएगा। यस, तो एंट्रेंस फीस हो गया, सब्सक्रिप्शन, लीगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस। नेक्स्ट कांसेप्ट इज सेल ऑफ स्क्रैप। अरे भाई भंगार बेचना है, भंगार, द एसेट व्हिच बिकम अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव हो चुके हैं, उसकी कोई लाइफ नहीं, उसका कोई यूज नहीं है, वो सेल कर दिया हमने, तो ये हो गया स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। तो जो भी प्रॉफिट हुआ स्क्रैप सेल करके, तो अपने लिए ऑफ कोर्स इनकम है भाई। भंगार बेच के, रद्दी बेच के, या फिर पुरानी चीजें जो आउटडेटेड हो चुकी है, यूजलेस हो चुकी है, वो बेच के पैसा मिल रहा है, तो अपने लिए इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। ओके, ये हो गया नेक्स्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट ये हो गया सेल ऑफ स्क्रैप। नेक्स्ट कंसेप्ट अब देखते हैं। यस दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे साथ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। ये न्यूज़पेपर और मैगजीन का क्या किस्सा है भाई? अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ओल्ड न्यूज़पेपर, जो पुरानी रद्दी या मैगजीन है, वो बेच के जो भी पैसा आया तो कहाँ पे लिखेंगे? ऑफ कोर्स अपना इनकम है सर, ये थोड़ी ना कोई प्रॉपर्टी है, अपना इनकम है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि अपना इनकम है, इस रेगुलर इनकम। ओके, मतलब अपना कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो आप मैगजीन वगैरह आएंगे ना, अगर चैरिटेबल स्कूल कॉलेज है तो वहाँ पे पुराने बुक्स रहेंगे, रद्दी रहेगी, तो उससे जो भी पैसा आएगा ऑफ कोर्स अपने लिए इनकम। न्यूज़पेपर वगैरह हमने अगर परचेस किया, तो ऑब्वियसली सेल कर रहे तो परचेस भी तो किया होगा ना, न्यूज़पेपर मैगजीन अगर ये चीजें परचेस की, पर बिजनेस का रेगुलर एक्सपेंस हुआ, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये रेगुलर एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर।
ठीक है, हो गया न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। दोस्तों ये कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट है या फिर बहुत नई है ऐसा नहीं है, बट आपको मैं ये कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अगले 15 दिन 20 दिन जितने दिन टॉपिक चलेगा ना, ये सब कंसेप्ट चुन चुन के काम में आएंगे। नेक्स्ट इज डोनेशन। दो टाइप के डोनेशन होते हैं, जनरल भी और स्पेसिफिक। लेट्स सी, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो होती है वो डोनेशन मिलता है पब्लिक। ठीक है, तो दो टाइप का होता है, जनरल या अगर जनरल डोनेशन मिला तो क्या, देखो जनरल डोनेशन नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। मतलब सिंपल सी बात है, अगर सपोज मेरा वो चाहे ऑर्फन हाउस है, ऑर्फन हाउस ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो वहां पे सब अनाथ बच्चे होते हैं। तो कोई आया, कोई पर्सन आया वॉक इन डायरेक्टली, और उनका बर्थडे था, उन्होंने 5,000 रुपये दे दिए, मुझे पावती फाड़ दी, 5,000 रुपये डोनेट करके गए। फिर 5,000 रुपीज दिए, देते टाइम कुछ बोला कि पैसे का क्या करना है, कुछ नहीं, पैसे लेके चले गए। इट इज जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन अपने लिए तो इनकम है, अपन चैरिटेबल ट्रस्ट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि ये जनरल डोनेशन है। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक डोनेशन रहा, स्पेसिफिक डोनेशन बोले तो क्या, ऐसा डोनेशन जो किसी पर्पस के साथ मिलता है, जो नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, मतलब मान लो कि मेरा ऑर्फन हाउस था, किसी ने 20 लाख रुपए दिए और 20 लाख रुपए देते टाइम बोला कि भाई ये पैसों से आईटी लैब बनाओ, बच्चों को कंप्यूटर सिखाओ। तो पैसे मिल गए लेकिन पर्पस के साथ मिले कि स्पेसिफिक इसी पर्पस के लिए पैसा यूज करना पड़ेगा, ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। अगर ऐसा मिला तो हम लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी सेट में दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डोनेशन हो गया। डोनेशन के दोनों टाइप याद रखना, डोनेशन हर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, फिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक फंड, एंडाउमेंट फंड एटसेट्रा, अलग अलग टाइप के फंड होते हैं। तो अगर कोई भी फंड मिला स्पेसिफिक, जैसे कि बिल्डिंग फंड, इसलिए बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, चैरिटी फंड किस लिए, ये फंड से चैरिटी करो आप। प्राइज फंड, प्राइज फंड मिला तो इससे लोगों को प्राइज देना है आपको। टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट के लिए फंड मिला मतलब ये फंड यूटिलाइज करके ऑफ कोर्स टूर्नामेंट कंडक्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो ये सब स्पेसिफिक फंड हो गए ना। तो ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक फंड शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड है। ये सब के सब स्पेसिफिक फंड के लायबिलिटी में ही जाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। ओके, यस। नेक्स्ट क्या हो गया, स्पेसिफिक फंड। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, स्पेसिफिक कलेक्शन एंड एक्सपेंसेस। स्पेसिफिक कलेक्शन, तो देखो स्पेसिफिक कलेक्शन एज प्रोसीड्स फ्रॉम, फॉर एग्जांपल कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट से पैसे मिल रहे हैं। ठीक, या फिर ड्रामा, जब अगर हमारा चैरिटेबल पर्पस, हम कल्चर प्रमोट करें ना, कल्चर रिलीजन ड्रामा स्किट, ये सब कल्चरल एक्टिविटीज में आता है, तो ये सब चैरिटेबल ट्रस्ट में ही आता है। ठीक है, तो ड्रामा से पैसा मिला या फिर लेक्चर कंडक्ट किया सेमिनार, उससे पैसा मिला, इनकम मिल रहा है, तो ये कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, मतलब नॉर्मल। बट ये भी याद रखना रखना इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी होते हैं, इससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं इनकम में से लेस किए जाएंगे ना। मतलब आपको है ना रिसीट्स में दिया जाएगा रिसीट फ्रॉम ड्रामा, एग्जांपल दे रहा हूँ, रिसीट साइड में लिखा जाएगा रिसीट फ्रॉम ड्रामा और पेमेंट साइड में लिखा जाएगा एक्सपेंडिचर फॉर ड्रामा। तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली ये रिकमेंडेड है, इनकम ज्यादा होता है नॉर्मली 99% इनकम ज्यादा ही रहेगा रिसीट्स, मतलब तो रिसीट में से एक्सपेंसेस लेस कर लो। जैसे हम परचेस में से परचेस रिटर्न लेस करते हैं ना, वैसे वैसे ही सिंपल, रिसीट फ्रॉम ड्रामा है तो एक्सपेंसेस फ्रॉम ड्रामा उसमें से लेस कर। या फिर अगर आपने रिसीट इनकम में भी दिखाया, रिसीट इनकम में दिखाया और पेमेंट किया वो एक्सपेंडिचर में दिखाया, तो भी आंसर मैच होगा, बट प्रेजेंटेशन का रॉन्ग रहेगा, उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो हिसाब से नहीं रहेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट, एक एक करते करते हमने 10 कंसेप्ट ऑलरेडी देख ली है। नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज। यस दोस्तों, ट्रेडिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट या लॉस हुआ, समटाइम्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैरी ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटी। कभी कभी ऐसा भी होता है, इवन ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से ये भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज कंडक्ट, जैसे कि रेस्टोरेंट रन किया, किसी कोई क्लब है, सोशल क्लब है, जिन्होंने रेस्टोरेंट या फिर रन बार
रेस्टोरेंट या फिर बार रन किया तो इससे इनकम हुआ। या फिर जैसे कि चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वहाँ पे किसी केमिस्ट ने, कोर्स वहाँ पे केमिस्ट का शॉप मतलब मेडिकल रन हुआ। या फिर लाइब्रेरी है हमारी, चैरिटेबल लाइब्रेरी ली, वहाँ से बुक्स वगैरह सेल किए। ऐसे केस में सेपरेट इनका कहना है कि एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। हमारे सिलेबस में इतना कुछ बड़ा है नहीं कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, बट ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज से जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लिखेंगे इनकम साइड में, और या फिर अगर ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज से अगर लॉस होता है तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में और एक्सपेंडिचर में और लॉस दिखाएंगे। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम। यस, एक चुन के कंसेप्ट देखते जा रहे हैं। यस, नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, कंज्यूमेबल आइटम्स यूज्ड इन द। यस दोस्तों, sometimes NPO use some consumable items, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो है, ये जो बिजनेस है चैरिटेबल ट्रस्ट, कभी कभी कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स यूज भी करते हैं। ओके, तो देखो एग्जांपल, जैसे कि स्टेशनरी यूज किया, स्पोर्ट्स मटेरियल है, मेडिसिन है, ये तो यूज होने वाला है ना चैरिटेबल ट्रस्ट में भी। तो इन सच केस, सिचुएशन, कंज्यूमेबल आइटम जो भी है हमने यूज किए, याद रखिएगा इसका हमेशा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना काम में आएगा। इन कंज्यूमेबल आइटम्स जो भी कंज्यूम किए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स, ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो हमेशा ऐड किया जाता है डिडक्टिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल। फॉर एग्जांपल, अगर स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है, हमें ये भी पता है पेमेंट साइड में दिया है परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये तो एक्सपेंस हो गया, और साथ में ये भी बताया है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी दिया है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वो भी दिया हुआ है। याद रखिएगा, जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल तो अपना एक्सपेंस है, उसके साथ साथ जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक हम ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे। बैक टू मेन स्क्रीन, कंसेप्ट वाली स्क्रीन। यस, यहाँ पे पहुंच गए, कंसेप्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट हो गया स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक कलेक्शन हो गया, प्रॉफिट और लॉस हो गया, आइटम्स अभी अभी देखा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज एक्रूड एक्सपेंसेस। मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस refers to those expenses which have been incurred but not paid during the current accounting। क्या मीनिंग दिया है इन्होंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का? इट refers to those expenses, ऐसे expenses which have been incurred, मतलब करंट ईयर में incur हो गए but not paid during the year, मतलब इस साल का एक्सपेंस है, करंट ईयर का वो एक्सपेंस है, लेकिन करंट ईयर में हमने पेड नहीं किया, पे करना बाकी है, ये होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये करंट ईयर के हैं बट पेड करना बाकी है, इसका क्या किया जाए दोस्तों? क्योंकि ये करंट ईयर का एक्सपेंस है तो एक्सपेंस नहीं चाहिए, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है देखिए, इट शुड बी एडेड, हमें ऐड करना है इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस मतलब सैलरी में ऐड करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में सैलरी में ऐड करेंगे, शोन ऑन लायबिलिटी ऑफ, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हमें आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, जो है आउटस्टैंडिंग इनकम। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था कि आउटस्टैंडिंग दोनों साइड से होता है। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला, इसका मतलब एक्सपेंसेस पे करना बाकी है, और अगर मैं बोलता हूँ कि आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब इनकम मिलना बाकी है, दोनों साइड से आउटस्टैंडिंग कंसेप्ट। ठीक है, देखिए आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या? इट रेफर्स टू दोज इनकम, देख लीजिएगा आउटस्टैंडिंग इनकम का कंसेप्ट, इट रेफर्स टू दोज इनकम which have been earned, तो अर्निंग कर लिया बट नॉट रिसीव्ड, जब तक रिसीव नहीं हुआ, नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग। यस दोस्तों, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब करंट ईयर का इनकम तो वो है, करंट ईयर में वो पैसे मिले ही नहीं, ईयर का एंड हो गया लेकिन अब तक पैसे नहीं। ये होता है एक्रूड इनकम या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम। These incomes are accrued in nature as they are earned during the year।
तो इस एक्सपेंस इनका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, सो देखो, इट शुड बी एडेड इन रिस्पेक्टिव इनकम, रिस्पेक्टिव इनकम में ऐड किया जाता है shown in the asset of, मतलब एग्जांपल के तौर पे सपोज उन्होंने दिया हुआ है हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन द करंट ईयर, मतलब क्या, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है लेकिन तब नहीं मिला, तो उसका क्या किया जाए। अरे अकाउंट्स बोलता है अरे नहीं मिला तो क्या हुआ, है तो करंट ईयर का ना, तो करंट ईयर के इनकम में ऐड कर दो, तो हम इनकम साइड में जाएंगे और सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में पैसा तो मिला ही नहीं, पैसा मिलना बाकी है, इसी से अगर पैसा लेना बाकी है बैलेंस शीट के। नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। यस दोस्तों, प्रीपेड नाम में ही है, प्री मतलब एडवांस, पेड तो एडवांस में पेड किया हुआ है, इसी का दूसरा एक नाम है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। तो यस, तो अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस में देखो क्या दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस refers to those expenses which have been paid during the current accounting period but the benefit of which will accrue in the subsequent accounting period। यस दोस्तों, प्रीपेड का मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, मतलब हमने इसी साल में पेड कर दिए, बट उसका बेनिफिट कब मिलेगा, इन द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब फ्यूचर में। अरे मेरे भाई इसका मतलब ऐसा है कि नेक्स्ट ईयर का पैसा तूने अभी पेड कर दिया, अभी आपने पे कर दिया, लेकिन उसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर्स में मिलेगा, अगले साल मिलेगा, तो ये होता है प्रीपेड। अकाउंटिंग क्या किया जाए, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। सर एक्सपेंस से लेस क्यों करना है, अरे भाई इसलिए करना है लेस क्योंकि इस साल का एक्सपेंस नहीं है दोस्तों। प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस क्यों किए जाते हैं, क्योंकि वो करंट ईयर का एक्सपेंस है ही नहीं, ठीक, और एडवांस में क्योंकि हमने पेड किया है तो हम बैलेंस शीट के। नेक्स्ट कंसेप्ट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो एडवांस में मिल गया, क्या बात है भाई, एडवांस में मिला है, बढ़िया बढ़िया। अरे लेकिन बढ़िया है या नहीं, देखो एडवांस में मिला इसका मतलब क्या, प्री रिसीव्ड इनकम रेफर्स टू दैट इनकम हैव बीन रिसीव्ड नॉट अर्न, रिसीव हो चुका है लेकिन अब तक अर्न नहीं हुआ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग, मतलब आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, आपने सेकेंड ईयर की फीस दे दी, ये मेरे लिए क्या हो गया, प्री रिसीव्ड इनकम, मतलब पैसे तो मिल गए लेकिन वो अर्निंग इस साल का नहीं है, दिया है रिसीव्ड बट नॉट अर्न, करंट ईयर का अर्निंग है नहीं वो, ठीक। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम shown on the liability of बैलेंस शीट। यस दोस्तों, अगर आपने सेकंड ईयर की फीस मुझे अभी दे दी तो मैं करंट ईयर की फीस से लेस कर दूंगा, मैंने जो रिसीट में दिखाया ना कि मुझे फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए फीस मिली, उसमें से 50,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो ये 50,000 मैं लेस कर दूंगा, करंट ईयर की इनकम में नहीं दिखा सकता मैं, ठीक, तो मैं लेस कर दूंगा और मैं दिखाऊंगा लायबिलिटी में, क्यों, अरे एडवांस में पे किया तो एसेट होता है, एडवांस में मिल रहा है, ये मेरे लिए लायबिलिटी, ठीक, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट इज डेप्रिसिएशन। यस दोस्तों, देखा होगा सुना होगा कंसेप्ट, तो डेप्रिसिएशन एज वी नो अबाउट इट कि एसेट का वैल्यू कम होना, ठीक है, जैसे हम कोई भी एसेट यूज करते हैं, फिक्स एसेट, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, तो ये चीजों का वैल्यू कम होते रहता है, तो डेप्रिसिएशन के हम दो इफेक्ट देंगे, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, उसमें डेप्रिसिएशन इंप्लाइज एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ टैंजिबल फिक्स एसेट इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन का सिंपल मतलब क्या है कि जो भी एसेट की वैल्यू है ना वो हम स्प्रेड करते हैं लॉन्ग टाइम के, होता है डेप्रिसिएशन, so it should be reduced, तो अकाउंटिंग इफेक्ट क्या है, it should be reduced from fixed asset debited to income and expenditure, जैसे लेस करेंगे और एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, ओके। एंड द लास्ट कंसेप्ट ऑफ द डे इज कैपिटलाइजेशन। यस दोस्तों, अगर हमें किसी इनकम के बारे में दिया हुआ है कैपिटलाइजेशन की, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कैपिटलाइजेशन के साथ क्या किया जाए, तो कैपिटलाइजेशन मतलब क्या, सिंपल टर्म्स में अगर आप बोलो, आपको बोलूं ना मैं, कैपिटलाइजेशन मतलब इनकम से हटा के कैपिटल में डाल दो, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम शोन इन इनकम शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, इनकम से निकाल के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड कर देना, दैट इज कैपिटलाइजेशन, क्योंकि ये जो इनकम मिला है ये लॉन्ग टर्म के लिए मिला है, ठीक है, ये एक दिन का इनकम नहीं है, लॉन्ग टर्म का इनकम, ये कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट में इनकम से लेस करके कैपिटल फंड
आएगा। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आज हमने बहुत सारी चीजें कवर की, बहुत सारे कंसेप्ट्स कवर की, और ये कंसेप्ट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करने के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। स्टे ट्यून्ड टू केकेसीए एंड सब्सक्राइब तो करो यार। सब्सक्राइब करके जाओगे तो ही नोटिफिकेशन मिलेगा। अरे बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो। ओके, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।